नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है आपके ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, बी ऑप्शन में है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, सी ऑप्शन में है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, और डी ऑप्शन में है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। अब दोस्तों चार कथन है आपके सामने। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बच्ची वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चे दोस्तों यहाँ पर होगा, बच्ची लिख गया है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। और दोस्तों अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सही हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा ए कथन सही है और सी कथन सही है और डी कथन सही है। तो हमारा ए ऑप्शन सही, एक नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता, समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक शोधकर्ता एवं पर्यावरण सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, एक नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। प्रथा का है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में शारीरिक दंड, बी ऑप्शन में है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सी ऑप्शन में है प्रतियोगितात्मक कक्षा और डी ऑप्शन में निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह की होती है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों, यहाँ पर मध्य बचपन का समय दिया हुआ है, ये गलत टाइपिंग हो गया है। और बी ऑप्शन में वयस्क अवस्था का समय, सी ऑप्शन में है प्रारंभिक बचपन का समय और डी ऑप्शन में है जन्म पूर्व का समय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों प्रारंभिक बचपन का समय हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विकास का शिराह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है आपके भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास का सिराह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को आगे बढ़ाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि
की, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलत टाइपिंग, फिर से आज टाइपिंग दोस्तों बहुत मिस्टेक हो रही है हमारे। ऑप्शन है आपके बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। बी ऑप्शन में है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। सी ऑप्शन में क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। डी ऑप्शन में है हर बच्चे को प्रत्येक वर्ष 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए ऐसी ही रूपरेखा का उपयोग करें। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना और डी ऑप्शन में है जैविक सत्ता। आज दोस्तों टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है, यहाँ पर भी जो दोस्तों गलत टाइप हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सुविधादाता हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक का उद्देश्य बच्चों के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना है जो सुविधाजनक हो। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है, अतः बालक के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देना आवश्यक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें और डी ऑप्शन में है शिक्षक और आकलन के समान और मानव तरीके हों। शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे से बातचीत करके उनके दृष्टिकोणों को महत्व देना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए ऑप्शन में है इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, बी ऑप्शन में है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, सी ऑप्शन में है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए और डी ऑप्शन में है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को, बीएफ स्किनर को, पावलाव को, कोहलर को। तो अनुबंधन का पिता दोस्तों पावलाव को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में यूसीआर और सीआर संबंधित थे, भोजन से, घंटी से, लार बहने से, नली से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लार बहने से, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बीएफ स्किनर का, हरलॉक का, क्रो एंड क्रो का, गेसल का। विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, हरलॉक का, वॉटसन का। तो ये कथन दोस्तों हरलॉक का है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, सी ऑप्शन में गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी और डी ऑप्शन में है बीएफ स्किनर। अंतःदृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दी, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स, सिम्पसन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुमूल्यन। ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित स्तर निम्नलिखित हैं। इसमें दोस्तों ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जबकि अनुमूल्यन भावात्मक पक्ष का स्तर नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर, लंबवत। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लंबवत। अधिगम वक्र के तीन प्रकार होते हैं, उत्तल वक्र, अवतल या नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र। तो इनमें दोस्तों लंबवत वक्र अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन है आपके, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन में नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। सी ऑप्शन में है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। और डी ऑप्शन में श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बी ऑप्शन सही हो जाता है। एक बधिर बालक जो नियमित विद्यालय में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यदि उसे यहीं पर उसके लिए उपयुक्त सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।